नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हरदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज की नई है हमारे लिए। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा है और ऐसे में आपके बहुत सारे अभ्यर्थी, आप में से हो सकता है कि आप में से कोई 2024 का इंटरव्यू दे रहा है और ऐसे में 2024 इंटरव्यू के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से फ्री मॉक इंटरव्यू कराया जा रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आपके हित मित्र में कोई भी अगर ऐसा है जो 2024 इंटरव्यू देना चाहता है फ्री मॉक के रूप में, तो आप इनफैक्ट ऑनलाइन भी देना चाहता है, अगर वो नहीं आ सकता है लखनऊ हमारे संस्थान पर, तो ऑनलाइन भी दे सकता है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921, ठीक है, 8604440921 पर जो है आप कॉल व्हाट्सएप कर करके और जो हमारा फ्री मॉक जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको करना है, या आपके जो भी जानने वाले पहचानने वाले जो भी लोग हैं उनको भी आप इस नंबर के माध्यम से उनको संपर्क करा सकते हैं मुझसे, ठीक है। बहुत बेस्ट इंटरव्यू हो रहा है और केवल मॉक इंटरव्यू हम लोग नहीं करा रहे बल्कि पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसकी प्रॉपर हम लोग गूगल मीट पर और बाकी चीजों पर मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें समय दिया जा रहा है आपको। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। या बाकी हमारे किसी कोर्स में आप एनरोल होना या बाकी किसी एग्जाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप यहां पर संपर्क हमसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था फाइलेरिया के बारे में कि बताइए ये लिम्फेटिक फाइलेरोसिस जो होती है किसके द्वारा फैलता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, पहले इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मच्छर द्वारा हो जाएगा। जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत आता है ना, ये आप जानते होंगे, ठीक है। क्या जूनोटिक डिजीज है अपने आप पे, ठीक है, जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक क्या होती है जूनोटिक डिजीज भाई साहब? मैंने बहुत बार बताया आपको, एक दो बार नहीं, न जाने कितने बार बताया है। अब आप समझते नहीं समझते, आप जानते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। चलिए, मुंबई जलवायु सप्ताह का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। तो मुंबई में पहले मुंबई जलवायु सप्ताह का आयोजन 17 से 19 फरवरी, कब तक के लिए? 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है, ठीक है। और मुंबई जलवायु सप्ताह ग्लोबल साउथ के जलवायु नेतृत्व के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा और इसमें राष्ट्राध्यक्ष, व्यापारी और बाकी अन्य बहुत सारे जो है नवप्रवर्तक लोग, आज लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका अल्टीमेटली अगर आप उद्देश्य देखेंगे कि भाई मुंबई जलवायु सप्ताह का जो आयोजन अभी मुंबई में किया जा रहा है 17 से 19 फरवरी के मध्य में, इसका क्या अल्टीमेटली उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जलवायु संवाद को कार्रवाई में क्या करना, बदलना अपने आप पे। आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज अपने आप पे एक बड़ा बड़ा मुद्दा होता है और जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं उस तरीके से चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। हमने 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य रखा हुआ है। कल मैंने शायद समझाया था आपको कि नेट जीरो किसको कहते हैं, कि भाई जितनी कार्बन का हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतने ही मात्रा में हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए या उसको खत्म करने का हम कोई साधन अपने पास उपस्थित रखें, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं अपने आप पे। और इस ऐसे में दरअसल यह जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाएगा और जो है प्रॉपर इस पर व्यापक स्तर पर काम करेगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज आपके ज्योग्राफी में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनवायरमेंट भी आता है और आपके निबंध और इंटरव्यू में भी प्रश्न यहां पर खूब पूछा जाता है। कल मैं आपसे कह रहा था ये एक कॉप बैठक होती है इसी से रिलेटेड, ठीक है। कॉप बैठक शायद संभवतः आप जानते होंगे, एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं, कॉप, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी, जैसे कॉप होती है, कॉप बैठक, COP, ठीक है। अब ये जो कॉप होती है बॉस, ये दो होती है। एक कॉप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोडायवर्सिटी, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ऑन बायोडायवर्सिटी, और एक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो आपको क्या करनी होती है, याद रखनी होती है। मुझे बताओ कि अभी हाल ही में जो नेक्स्ट जो कॉप होने वाली है, अभी कॉप 30 चर्चा में था, है ना। तो कॉप 30 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं आपको आज देता हूं टारगेट के रूप में कि भाई इसको आपको पढ़ना है, टारगेट है ये आपका, ठीक है। कॉप 30 देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग इंटरव्यू जो करा रहे हैं पीसीएस वालों का, ठीक है, 24 वालों का, हमने पूरे 41 43 टॉपिक्स दिए हैं इंटरव्यू पैनल के लिए।
भाई ये टॉपिक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, और हम लोग इसमें प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं। और इनफैक्ट बड़ी मजेदार बात है कि अगर आप मेरी क्लासेस को देखते रहेंगे तो आपको पीसीएस के प्री, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में किसी भी एंगल पर अगर आपको प्रॉब्लम हो गई, आप मुझसे कहिएगा सर ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। गारंटी आज मैं लेता हूं, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको जो कुछ मैं बताता हूं, कराता हूं, करने पर जाइएगा, मेरे चेहरे पर मत जाइएगा बॉस, ठीक है। ठीक ठाक एज है अपन की, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ये ना छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है, ये दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, तो कई बार लोग कंफ्यूजिया जाते हैं, अरे कोई छोटा सा बच्चा आगे पढ़ाने, ठीक है, चेहरे पर नहीं जाना है, कंटेंट पे जाना है बॉस, ठीक है। तो अभी इंटरव्यू हम लोग करा रहे हैं, उसमें जो कुछ चीजें कराई जा रही हैं, अगर उससे बेस्टेस्ट शायद उनको मिले जो हम लोग अभी डिकोड एग्जाम प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं अपने यहाँ पे। और ये क्या है, इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। यही क्या है, टीचिंग स्किल की आपकी परफॉर्मेंस होती है, राइट। अब वो उनको डेफिनेटली, और हमने लोग लगभग 30+ के अराउंड हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं बच्चों का। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन मोस्टली बच्चों का सेशन होगा, हालांकि हमारा टारगेट के 30 हो जाए अपने आप में, लेकिन फिर भी हमने टारगेट रखा हुआ है कि भाई जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो जाए अपने आप पे, वही बेस्ट है हमारे लिए। और सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं अपने आप पे, ठीक है। हमारे 18-20 स्टूडेंट हमारे हैं, अपने खुद के स्टूडेंट, बाकी बाहर के हमारे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए, दरअसल यह आयोजन शहर स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर तक जलवायु कार्यवाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और लचीले और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए महाराष्ट्र की तत्परता को उजागर करता है। यह 3 दिन का यह कार्यक्रम हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसमें जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में नेतृत्व संबंधी चर्चाएं, नवाचार, चुनौतियां, युवा पहल और जलवायु समाधान प्रदर्शनी जो है आयोजित की जा रही है, ठीक है। तो ये एक खास उत्सव है, अपने आप की कार्यशाला है। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला मुंबई जलवायु सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है? 15 से 17 फरवरी 2026 के मध्य में, 16 से 18 फरवरी, 17 से 19 फरवरी, या फिर 18 से लेकर के 20 फरवरी, कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? बताइए भाई। अभी हमने बताया है ना, आई थिंक सी इज द राइट आंसर, है ना, संभवतः। देखते हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कहां पर? आगरा लखनऊ जो आपका एक्सप्रेसवे है के पास एक ट्रॉमा सेंटर को स्थापित करने का प्लान कर रही है। अच्छी बात है, अपने आप पे नए नए इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, अभी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ गया है, आपने अभी देखा सर्वे, क्या नहीं देखा यूपी का? देखिए बहुत आगे बढ़ा है, जो भी इकोनॉमिकल सर्वे जो भी आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में घायलों को तुरंत बेहतर इलाज दिया सके। क्योंकि आप जानते हो कि हाईवेज पर कितनी घटनाएं होती हैं, अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि उनको सही समय पर इलाज नहीं मिलता है। ट्रॉमा सेंटर के स्थापना से निश्चित तौर पर ऐसे मरीजों की जान बचेगी अपने आप पे, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत मस्ट होता है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के अंतर्गत 250 बिस्तरों वाला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो अभी हाल में बैठक हुई थी सीएम जी की, उसमें यह निर्णय लिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य जागरूकता और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय में एक कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट सर्विस शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जिसके जरिए स्वास्थ्य जागरूकता, रोगों की रोकथाम, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी और शैक्षिक सामग्री का प्रसारण भी किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए अब बताइए आप लोग, प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अच्छा, कॉप जो भी मैंने बोला ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बायोडाइवर्सिटी वाली और क्लाइमेट चेंज वाली, इनको दोनों को रेडी कर लेना। अगली बैठक कहां पर होने वाली है, मेजबान देश कौन सा है, और अभी हाल फिलहाल में जो बैठक हुई है कॉप की, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और नए फैसले लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं, वो भी आपको क्या करने हैं, रेडी रहने हैं। इन पर प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है बॉस, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार 250 बिस्तरों वाला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर कहां स्थापित करेगी? तो लखनऊ में, आगरा में, सैफई में, या फिर कानपुर में? बहुत आसान है, अभी हमने आपको बताया है, सी सैफई इटावा, है ना, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे आपको। चलिए, लखपति बिटिया योजना चर्चाओं में रही है भाई साहब। तो दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें परिवार की 2 बेटियों को शामिल किया जाएगा, जिनको 56,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी,
ठीक है, बड़ी अच्छी योजना है आप में। निश्चित तौर पर दिल्ली की जो गरीब बेटियां हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा अपने आप पे। ठीक है, चलिए, इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर से 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, ग्रेजुएशन तक लागू रहेगी है। और बड़ी बात है, अगर आप एजुकेशन के लिए फंड करते हैं, निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ है अपने आप पे। कोई भी गवर्नमेंट करे, डजंट मैटर, एजुकेशन के लिए अगर आप देखो, आपने एक शब्द सुना होगा ना, फ्री की रेवड़ी वाली बात है ना, तो फ्री की रेवड़ी पर कई बार वाद विवाद होता है, आप जानते होंगे। फ्री की रेवड़ी उस समय खराब होती है जब जिसका हम कोई आउटपुट हमें ना मिल पाए। अगर जैसे एजुकेशन है, अब अगर एजुकेशन के लिए आप किसी को फंड दे रहे हैं या किसी को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे यूथ आगे बढ़ेगा, स्किल्ड होगा, एजुकेट होगा, और उसका आउटपुट हमें मिलेगा उसके कामों से। यानी कि इसको हम फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। वैसे भी जो है सरकार का काम क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भाई साहब, आंख कान नाक मुंह जो भी है खोल सकते हो, खोल लीजिए, सुन लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि यही सारी बातें आपको इंटरव्यू में समझनी और जाननी होती हैं, और यही सारी चीजें आपको मेंस में लिखनी होती है। लेकिन दिक्कत क्या कि आप फोकस नहीं रहते हैं, बिना मतलब के वन लाइनर कंटेंट पे चले जाते हैं, सुनते सुनते सुनते। इसको सुधारिए थोड़ा सा, अगर अल्टीमेटली अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो सिलेक्शन ले नहीं पाइएगा। मेंस में जाएगी तो इंटरव्यू में अटक जाइएगा भाई साहब। ठीक है, और इंटरव्यू से बाहर होना अपने आप में जो है बहुत बड़ी जो है एक दुखद घड़ी होती है। इसलिए एक एक बात को सुना करिए प्लीज आप लोग। मैंने क्या कहा कि वो चीजें जिसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है, सरकार फ्री में बांटती है, उसे हम फ्री की रेवड़ी कह सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए किया गया पहल कह सकते हैं। लेकिन वह पहल जिसमें कोई चीज फ्री में दी जा रही हो लेकिन उसका आउटपुट हमें मिल रहा हो, तो वो अपने आप में क्या अच्छी बात है। हमने किसी जैसे आयुष्मान भारत योजना, अब आयुष्मान भारत योजना पर हम 5 लाख रुपए तक का अगर हम दे रहे हैं, अपने फंड दे रहे हैं, तो ये खराब बात थोड़ी ना है। या हमने कहा कि आपको हम महीने जो है इतने रुपए देंगे, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये क्या है, ये रेवड़ी नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है सरकार का, जिसका फायदा उसको उस व्यक्ति के एजुकेट होने के बाद मिलेगा। ठीक है, हम स्किल प्रोग्राम चला रहे, स्किल प्रोग्राम के लिए हम आपको इतने मंथ की फेलोशिप देंगे। तो ये क्या है, ये अपने फ्री की रेवड़ी नहीं है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको, या हमने कह दिया किसानों को हर 6 महीने पर उनके हम जो है खाद और बीज के इतना रुपया देंगे, तो ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन अब आप कहिए कि आपको इतने यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी, जाओ ले जाओ, नहीं, हमें उसका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए और देश को सक्षम बनाने के लिए योजनाएं लानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें काउंटर क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू किया जाता है बहुत सारे, हालांकि इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये सब बातें ध्यान रखिएगा। अभी से समझते चलिएगा ना, तो चीजें अच्छी रहेंगी आपके लिए। चलिए, तो ये ग्रेजुएशन तक ये चलेगी अपने आप में ये स्कीम। ठीक है, यानी कि इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत राशि की परिपक्वता होने पर कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आवेदन के लिए बेटी का टीकाकरण और मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सरकार 160 करोड़ रुपए जो है क्या करेगी, आवंटित की है। इस योजना को डिजिटल किया जाएगा, जिसमें हर लाभार्थी का डेटा समय समय पर अपडेट किया जाएगा, और यह योजना केवल एक आर्थिक पहल ही नहीं बल्कि दिल्ली की बेटियों को आत्मविश्वास देगी और पढ़ने का जज्बा भी देगी अपने आप। इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होने की वजह से न जाने कितनी बहन बेटियां हमारी जो है घर क्या करती हैं, एजुकेशन छोड़ देती हैं। ठीक है, एक तो वैसे ही नहीं उनको पढ़ाया जाता है, ऊपर से पैसा आ जाता है आले हाथों। ठीक है, ब्याह शादी का ड्रामा अलग से आता है। चलिए, लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर से कितनी बेटियों को लाभ दिया जाएगा, 1, 2, 3 या 4? बताओ भाई। 2 है ना, सिंपल सी बात है। 2 कहां पर है, ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का 27वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, चर्चाओं में रहा है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं INCOIS। ठीक है, ने हैदराबाद परिसर में अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। अब ये नंबर आपको क्या करना है, याद रखना है, कौन सा, 27वां। इस कार्यक्रम में नए संस्थागत लोगों का अनावरण किया गया, साथ ही 3 नवोन्मेषी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए, जिसमें आपका क्या है, जेलीफिश निगरानी के लिए जेली AIIP, समुद्री सलाह के लिए उन्नत समुद्री 2.0 मोबाइल ऐप, और तटीय जल भराव की पूर्व चेतावनी के लिए SIVS
प्रणाली भी इसमें क्या है शामिल है। 3 चीजें जो है इसमें क्या की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसंधान और नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए INCOIS ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ICCS और AALEAP के साथ रणनीतिक समझौता का आदान प्रदान किया। यह समारोह मौसम और जलवायु विज्ञान सेवा साझेदारी WUCSSP इंडिया की वार्षिक समीक्षा की बैठक के साथ हुआ। इसमें भारत और यूके के लगभग 100 विशेषज्ञों ने इसमें क्या किया है, अपने आप में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, INCOIS ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किन संस्थानों के साथ में रणनीतिक समझौते किए हैं? तो इसरो और DRDO के साथ में, या अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ICCS और ALEAP, या IIT और IIM के मध्य में, या फिर भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों के मध्य में। किनके मध्य में साइन किया गया बताइए? कुछ कठिन तो नहीं है ना, आसानी तो है, बहुत आसान है। अगर देखो, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोग कोई थ्योरी पढ़ा करिए तो उसको बहुत तल्लीनता के साथ में, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा करिए उसको, है ना। ऐसा ना रहे कि बस एम ही पढ़ के आप निकल गए, राइट। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, PCS 2026 के लिए हम लोग का कोर्स चल रहा है प्री, ओनली प्री। अभी एक लॉन्ग टर्म में आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा गैप अभी आपको मिला हुआ दिसंबर के लिए। आप चाहें तो PCS की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर तरीके से हमने यहां पर सब कुछ बता रखा है आपको, और इसमें वीडियो लेक्चर आपको, नोट्स आज सब कुछ मिलेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम है अपने आप पे, ध्यान रखिएगा। गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से सब चीजें आपको गाइड की जाएगी इसमें। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर इसमें क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए। सबलकोट जल विद्युत परियोजना, ये क्या है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर कहां पर है ये? रामबन जिले में चिनाव नदी पर, नदी का नाम भी याद रखिएगा, चिनाव नदी पर 8056 मेगावाट यानी कि 1856 मेगावाट की सबलकोट जल विद्युत परियोजना को गति दे दी है। तो अब इतना याद रखना कि भैया ये परियोजना कहां की है, किस गांव की है, और कैसे कैसे क्या है। और ये जो परियोजना दरअसल ये एक्चुअली में रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्या है? पर किस प्रकार की परियोजना है? रन ऑफ द रिवर परियोजना है। आप कहेंगे कि सर ये जो रन ऑफ द रिवर परियोजना होती है वो क्या होती है? तो इसको एक बार थोड़ा समझ लो। एक नॉर्मल परियोजना होती है और एक होती है रन, देखो क्या है ये रन ऑफ द रिवर, ठीक है, रन ऑफ द रिवर, ठीक है। क्या है? रन ऑफ द रिवर है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई नदी है, ठीक है, कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो इसमें से हम कुछ नहर आदि निकाल करके इससे जो है थोड़ा सा, ठीक है, इससे हम एक नहर निकाल करके पत्ता सा, और इसको हम टरबाइन पर गिराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये धारा है, ये जल इसका प्रवाह है, हम इसको कहीं पर जलाशय बना करके रोकेंगे नहीं कि भाई ये नदी है और इसके पानी को हमने यहां पर मोड़ करके इसको हमने रोक दिया और यहां पर हमने टरबाइन लगा दी, नहीं। ये रन ऑफ द रिवर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि नदी का जो फ्लो है वो अपने आप में क्या होता है, बहता रहता है, पानी कहीं रुकेगा नहीं, इसमें कहीं पानी रुकेगा नहीं, प्रॉपर ये बहता रहेगा, ये मेन धारा है। इसी से जो है क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक कैनाल टाइप का हम निकाल देंगे और इसको हम यहां पर क्या करेंगे, एक टरबाइन पर इसको हम छोड़ देंगे, तो यहां पर टरबाइन क्या, और ये बहता रहेगा, ये बहता रहेगा अपने आप, ठीक है, निकलता रहेगा, और ये टरबाइन अपने आप में क्या होगी, घूमेगी, और यहां पर क्या हो जाएगी, अपने आप पे जो है एक बढ़िया सी बिजली आपकी बनना हो जाएगी। यानी कि रन ऑफ द रिवर जो प्रोग्राम होता है उसमें नदी के जल को किसी भी स्थान पर जलाशय या बांध बनाकर इसको रोका नहीं जाता है, बल्कि एक पतली कैनाल और नहर निकाल करके टरबाइन पर इसको डाला जाता है और फिर वो पानी आगे बाकी अपना निकलता रहता है और इधर बिजली जो है आपकी अपनी उत्पन्न होती रहती है। जबकि नॉर्मल जो डैम आदि होते हैं जहां पर जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनमें क्या होता है, टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम में क्या किया गया है, एक जलाशय में बहुत बड़े एरिया में पानी को इकट्ठा किया गया, वहां पर बिजली बन रही है, जबकि रन ऑफ द रिवर प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो परियोजना जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली, ये जो आपका सबलकोट जो जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता कितनी हो रही है, 1856 मेगावाट, कितनी, 1856 मेगावाट इसकी जो है क्या हो रही है, क्षमता हो रही है। ये रन ऑफ द रिवर अपने आप में ये है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट सिंधु जल संधि को लेकर के लिखे गए हैं इसमें। तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु,
झेलम और चिनाव पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का अधिकार है। तो ये जो आपकी है ये सबलकोट जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है? ये आपकी चिनाव नदी पर है। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेगा कि ये जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो है रामबन जिले में जो प्रायोजित जो योजना है अपने आप पे कितने मेगावाट की है? तो आप कहेंगे 1856 मेगावाट की है। और कहां पर, किस नदी पर है? ये चिनाव नदी पर है। ठीक है, बाकी सिंधु नदी जल संधि के अंतर्गत भारत को 3 पश्चिमी नदियों जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाव पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का अधिकार है, बशर्ते वह संधि के तकनीकी मानदंडों को पूरा करती हूं। यह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है अपने आप में जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसी पर छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सबलकोट जल विद्युत परियोजना, ठीक है, के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाव नदी पर स्थित एक विशाल जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, दूसरा, इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1856 मेगावाट है। ठीक है, सिंधु नदी जल संधि या सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित भंडारण और जल विद्युत उत्पादन रन ऑफ द रिवर का अधिकार प्राप्त है। कौन सा कथन सही बताइए भाई साहब? ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मुझे लगता है कि इसमें कोई आपको बट नहीं होना चाहिए, बता पाएंगे, इजीली बता पाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर एग्जैक्टली? 1 2 3, 1 2 3 डी वाला होगा क्या बॉस? देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, अमरावती क्वांटम वैली अभी चर्चाओं में रहा है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दरअसल हाल ही में अमरावती क्वांटम वैली की आधारशिला रखी है। इसमें क्वांटम वैली की इस पूरे आधारशिला के अंतर्गत क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कई सारी चीजें इसमें जो है की जाएंगी। और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपने आप में प्लान जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। यह दरअसल भारत का पहला एकीकृत क्वांटम इकोसिस्टम है जो अनुसंधान यानी कि रिसर्च, नवाचार यानी कि इनोवेशन और हार्डवेयर डेवलपमेंट को एक साथ लाएगा अपने आप पे। इस परियोजना का एक प्रमुख मील का पत्थर दिसंबर 2026 तक भारत का पहला 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर चालू करना है। यह इस पूरे परियोजना का खास मोटो है अपने आप। इसको क्या करना आपको याद रखना है। ये देखो, अब ऐसी पहल अगर कोई स्टेट करता है निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बेहतर कदम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह पहल भारत को दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में बनाया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शायद 2023 में शायद आई थिंक पास किया गया था, आई थिंक। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसको किया गया। इसमें क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने का ध्येय है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार आप देखिए कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब लॉन्च किया गया था। आई थिंक 2023, लेकिन एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिए, ध्यान मुझे नहीं आ रहा, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूं, प्लीज इसको कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए अब आप बताइए भाई साहब, प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि अमरावती क्वांटम वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित भारत का पहला एकीकृत क्वांटम इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य दिसंबर 2026 तक भारत का पहला 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर संचालित करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही है या है? तो 1 2, केवल 1 2, या ना तो 1 ना तो 2, क्या हो जाएगा? दोनों सही लग रहे हैं मुझे, है ना? सी होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, आसान तो है ना सब कुछ, कुछ कठिन तो है नहीं। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण FNTA, हालांकि इसको मैंने परसों शायद या कल कराया था, मैंने, आपको याद होगा तो, है ना? चलिए, परसों शायद कराया था मैंने इसको। नागालैंड त्रिपक्षीय समझौता के तहत FNTA का गठन विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के लिए किया गया है। इन जिलों में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया, बजटीय आवंटन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस नए प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया गया। याद आया, मैंने कहा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इनके मध्य में जो समझौता किया गया है। ठीक है, FNTA से निश्चित तौर पर वहां के जो लोग थे जो नाराज थे तरीके से, वो विकास के मुख्यधारा में आएंगे और आगे बढ़ेंगे अपने आप पे। ठीक है, यह समझौता क्षेत्र में उग्रवाद को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की केंद्र की एक रणनीति का क्या है अपने आप पे हिस्सा है।
इसको मैंने परसों वाले वीडियो में कराया था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए अब आप लोग, फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में पूर्वी नागालैंड के कितने जिले शामिल हैं? 4, 5, 6, 7 या 8 अपने आप में, ठीक है। सी 6 हैं शामिल, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर नक्सलवाद, बहुत उग्रवाद नक्सलवाद बड़े पैमाने पर फैला था, क्या? नक्सलवाद उग्रवाद। नक्सलवाद और अपने आप में उग्रवाद, ठीक है। और एक होता है अपने आप में, ये दोनों ये हो गया, और एक होता है आतंकवाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में आपके ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है। नक्सलवादी समस्या, उग्रवादी समस्याएं और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इनको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक, और जो जो पूर्वोत्तर से रिलेटेड जो भी विवाद आदि होते रहते हैं उनको आपको अच्छे से क्या करना है, रेडी करना है, इसको स्किप नहीं करना है। और आतंकवाद तो अपने आप में हाई इंपॉर्टेंट, एक बड़ी समस्या है। इन पर ऐसे, इन पर इंटरव्यू में प्रश्न और प्री और में से प्रश्न यहां पर बनते हैं, इन तीनों से। तो इनको आपको क्या करना है, रेडी करना है। देखो ये टास्क है आपका, है ना, ये होमवर्क है आपका। अगर मेरे साथ आप कदम से कदम मिलाते चलोगे तो मैं दावा करता हूं कि कहीं पर कोई चीज आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब आप बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हो गया। एक तमिलनाडु का बीओ चिदंबर नार बंदरगाह ने सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश का पहला एंटी ड्रोन पोर्ट होने की उपलब्धि हासिल कर ली है। और ये मैंने आपको जो है कल या परसों शायद मैंने आपको कराया था, संभवतः कल ही शायद कराया था मैंने आपको, है ना। यह प्रणाली दरअसल रडार और जैमिंग तकनीक के माध्यम से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी संदिग्ध ड्रोन या यूएवी को बेअसर कर सकती है, जो बंदरगाह की व्यापारिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोस्टल एरिया अपने आप में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि समुद्र सुरक्षा अपने आप में, बंदरगाह की सुरक्षा अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण चीज है। इस फील्ड में ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का वह पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसने 5 किलोमीटर के दायरे में खतरों को बेअसर करने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है? भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए टिक तुरंत ऑन स्पॉट फट से। नंबर 1 पारादीप पोर्ट ओडिशा, कांडला पोर्ट गुजरात, वीओ चिदंबर नार पोर्ट तमिलनाडु या विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए होगा, डी होगा लल्ला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे लाल पीले हरे नीले बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा सी, बीओ चिदंबर नार तमिलनाडु। अच्छा, मैंने कई बार आपको कहा है कि प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाहों की सूची तैयार कर लीजिएगा। किया भाई साहब कि नहीं किया, बताओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार मैंने कहा है कि प्राकृतिक बंदरगाहों की सूची, कृत्रिम बंदरगाहों की सूची, प्रमुख जनजातीय जाति क्षेत्र का स्थान निवास, प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई मार्ग अपने आप में, रेलवे मुख्यालय कहां कहां पर है, कौन कौन सा जोन है अपने आप में, ठीक है। कौन कौन सी नदियां कहां से निकलती कहां गिरती हैं अपने आप में, ज्वालामुखी, मिट्टी, भूकंप, मैंने कहा कई बार, ठीक है। प्रमुख आंदोलन गांधी, नेहरू और सुभाष और अंबेडकर पर मैंने कई बार बोला है कि इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सब मैं आपको टास्क देता रहता हूं। अगर यही सब आप करते रहेंगे ना भाई, आपका प्री कतई रुक ही नहीं सकता है, कभी नहीं रुकेगा। आप करके देखिए आप इसको, इतना जितना मैं कहता हूं आपसे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मैं कहूंगा वो नहीं करोगे। अब 14 तारीख को मिलना होगा तो मिल लोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, ठीक है। क्या कीजिएगा, ये क्या आपकी बड़ी गलती है। आज 13 ही है, क्या 14 है, वेट तो आप लोग का बहुत होगा, मत कीजिएगा कोई कारण, ठीक है। चलिए, आज आपके लिए प्रश्न थोड़ा सा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आज ही मैंने इसको कराया हुआ है, आप इसका उत्तर प्लीज देने का कष्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आज आपके लिए प्रश्न है, भारत के लिए समुद्र का सामरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व स्पष्ट कीजिए। नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा के संदर्भ में उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज थी जो मैंने आपको बता दी है। भाई कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या क्यों माना जाता है? इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा करते हुए फाइलेरिया मुक्त भारत की अभियान की रणनीतियों को क्या मूल्यांकन कीजिए। ये मैंने कल आपको कहा था कि आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। अब आपने किया है कि नहीं किया है, आई डोंट नो।
लेकिन आपको करना है इसको, क्योंकि ये क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बॉस। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यह देश के कई राज्यों में व्यापक रूप से क्या है, फैली हुई है, अलग अलग स्टेट में। हाथी पांव भी बोलते हैं ना इसको, इसमें मच्छर के काटने में फैलता है और आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बुखार आ जाता है, ठंडक लगने लगती है ऑटोमेटिक। तो इसलिए अपने घर के आसपास साफ सफाई करनी चाहिए। हालांकि फाइलेरिया को मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 रखा गया है, शायद मैंने क्या आपको बताया होगा 2030 रखा गया है, लेकिन इसको मैं रख दे रहा हूं 2030 जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है, और WHO ने भी इसको 2030 का लक्ष्य रखा है कि भैया हम इसको खत्म कर देंगे, उसका हम उन्मूलन कर देंगे। किसका? फाइलेरिया का, फाइलेरिया का। लेकिन सरकार ने अभी हाल ही में अपने इस लक्ष्य से 3 साल पहले ही लक्ष्य घोषित कर लिया, बोला भैया नहीं, हम तो इसको 2027 में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मेन लक्ष्य रखा गया था 2030 का, लेकिन सरकार ने उसके 3 साल पहले ही 2027 को टारगेट मान करके काम इस पे कर रही है। लेकिन WHO का टारगेट कितना है, कब तक का है? 2030 तक का है। याद रहेगा पॉइंट? ठीक है, चलिए। ठीक है, दरअसल यह कई राज्यों में व्यापक रूप से फैली हुई है और दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है। यह एक परजीवी रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और मुख्यतः गरीब, ग्रामीण तथा शहरी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जो है क्या होती है, अपने आप में सीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस रोग के कारण दरअसल हाथी पांव, लिम्फोएडेमा तथा हाइड्रोसिल जैसी स्थायी विकृतियां भी उत्पन्न होती हैं, जिससे रोगी की कार्य क्षमता क्या होती है, घट जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, आय में कमी होती है, चिकित्सा व्यय में वृद्धि हो तथा सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्या भी उत्पन्न होने लगती हैं, जो परिवार और समाज पर दीर्घकालिक आर्थिक बोझ डालती है अपने आप में। कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। इन चुनौतियों से निपटने हेतु फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामूहिक औषधि वितरण को मुख्य रणनीति के रूप में अपनाया गया है, जिसमें घर घर जाकर के दवाओं का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, वेक्टर नियंत्रण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया जाता है। और ये कौन काम करेगा भैया? HEO करेंगे, जिसकी वैकेंसी आई हुई है आपके एग्जाम में। HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ही इसको काम करेंगे। जागरूकता, बीमारी को हम जो है बहुत मिटिगेट कर सकते हैं, बहुत उसको स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? स्वच्छता के अभियान के कारण। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, यदि इन रणनीतियों को सतत निगरानी और व्यवहार परिवर्तन के साथ लागू किया जाए तो भारत का फाइलेरिया उन्मूलन लक्ष्य जो है क्या हो जाएगा, अपने आप पे आप प्राप्त कर लेंगे। ये एक बड़ी बात जो है अपने आप पे। ठीक है ना, चलिए, ये आपका जो है प्रॉपर पीसेस का आपका जो है एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर देंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस के देंगे, रिकॉर्डेड होगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बेस्ड सोर्स आपको दिया जाएगा, मतलब इसमें कंटेंट रहेगा आपको, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। आपको एक्सपीरियंस टीचर्स, पर्सनल इंटरेक्शन और डाउट सेशन भी आपका रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे थ्रू एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे आपके प्री के हो चाहे मेंस के हो वो भी कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, चाहे वो बात प्री की हो चाहे आपकी मेंस की हो। ठीक है, आंसर राइटिंग कराई जाएगी आपको। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और कोर्स की बैटरी रहेगी आपकी 18 मंथ की। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंस को क्वालिफाई करके फ्री में जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाने पर आपका पैसा हम सारा वापस कर देंगे। ठीक है, बड़ी बात है। सेपरेट फुल कोर्स आपका सीसेट का मिलेगा और ऑल इन वर्कर्स विद अफोर्डेबल एंड मिनिमम फी, बहुत कम फीस में 6000 में आपको पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आप पीसेस लिख करके हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्या थी आपके लिए अपडेट थी, और इसमें आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच।
अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।